हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस को लेकर के आए हैं, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 6, जिसमें टॉपिक है आज का लोकतांत्रिक अधिकार। तो आइए आज हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, और इसके बाद इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को आंसर करेंगे। तो आइए सबसे पहले लोकतांत्रिक क्या है। तो लोकतंत्र को जनतंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्र को, क्योंकि जनता के चुनाव के द्वारा ही यह तंत्र बनता है लोकतंत्र। जनता का अगर चुनाव नहीं होगा जनता द्वारा तो लोकतंत्र नहीं बनेगा। इसलिए बिना चुनाव का जो तंत्र होता है वह लोकतंत्र या जनतंत्र न होकर के राजतंत्र बन जाता है। यानी जो जनता द्वारा नहीं चुना जाएगा, जनता का मतदान जिसमें नहीं होगा, मत जिसमें नहीं होगा, तो उसको लोकतंत्र नहीं कहेंगे, लोकतंत्र या जनतंत्र नहीं कहेंगे, उसको हम राजतंत्र कह सकते हैं, यानी राजतंत्र बन जाता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधि का तंत्र होता है। लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधि का तंत्र होता है। और हम अगर अधिकार के बारे में जाने तो यह लोकतांत्रिक जो अधिकार है, तो अधिकार हमें खुशी से, बिना डर भय से और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीने में जो मदद करता है, इसी को हम अधिकार कहते हैं। यानी अधिकार उसे कहेंगे जो हमें खुशी से और बिना डर भय और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीने में मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ अधिकार वे हैं जो दूसरों के आदर और सम्मान करे, ना कि उसके अधिकारों का हनन करे। अगर हम अधिकार को समझते हैं कि हमारा अधिकार जो है बिना डर से, डर के बिना और खुशी के बिना अपमानजनक व्यवहार से बचकर अगर हमें मिल रहा है, मदद मिल रहा है, जीने का, जीवन जीने का मदद मिल रहा है, इसके साथ ही साथ इसे हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि इससे जो हमारा अधिकार है उससे दूसरे को अधिकारों का हनन ना हो, दूसरों के आदर और सम्मान करे। जो हमारा अधिकार है उससे दूसरों का आदर मिले और सम्मान मिले, और उनके अधिकारों का हनन ना हो। अगर उनके अधिकारों का हनन होगा तो हमें उस अधिकार को हम अधिकार नहीं कहेंगे। तो अधिकार के लिए हमें ध्यान यही रखना है कि हमें वैसा अधिकार जो खुशी से और बिना डर भय का, और जिसमें कोई अपमान नहीं हो, अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीवन जीने में जो मदद करता है, उसे ही हम अधिकार कहते हैं। लेकिन इसमें और बात ध्यान रखना है कि जिसको हम अधिकार कहते हैं उस अधिकार में दूसरों के आदर और सम्मान होना चाहिए, न कि उनके अधिकारों का हनन हो। तो यह हुआ लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में हम लोग समझे। अब हम इस चैप्टर से क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, पुराने यूगोस्लाविया का वह कौन सा एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। तो पुराने यूगोस्लाविया का वह प्रांत जो अब टूटकर अलग हो गया है कोसोवो था। कोसोवो था जो अब यूगोस्लाविया से अलग हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूगोस्लाविया क्या है। तो यूगोस्लाविया एक देश है यूरोप का, यूरोप में स्थित एक देश है यूगोस्लाविया, और उसी का एक प्रांत है जिसको कोसोवो बोलते हैं। कोसोवो यूगोस्लाविया का प्रांत है, और उस प्रांत में अल्बानियाई लोग ही बहुत अधिक संख्या में अल्बाई लोग बहुत संख्या में रहते हैं कोसोवो में। तो यूगोस्लाविया में सर्ब और अल्बानियाई दो प्रकार के जातियों के लोग रहते हैं। अल्बानियाई जो हैं एक प्रकार के जाति हैं, वहाँ के लोग हैं जो कोसोवो में रहते हैं। तो इस प्रकार एक जाति है सर्ब और अल्बानियाई, दो प्रकार के जाति है सर्ब और अल्बानियाई। तो दो प्रकार के जाति वहाँ लोग रहते हैं। यूगोस्लाविया के कई प्रांत जो आज स्वतंत्र देश है, जिसमें कोसोवो भी आज स्वतंत्र अलग हो गया है। तो कोसोवो के अलावा और कई प्रांत यूगोस्लाविया का अलग हो गया है, टूट गया है। इसमें से है बोस्निया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना, और क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो और सर्बिया।
स्लोवेनिया से में ये सभी देश आज स्वतंत्र हैं। यूगोस्लाविया से सभी देश ये अलग हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो कोसोवो में किन लोगों की संख्या अधिक है? तो अभी अभी हमने ऊपर बताया कि कोसोवो में अल्बानियाई लोग की संख्या सबसे अधिक है। 2 जाति के लोग वहाँ पे हैं, सर्ब और अल्बानियाई। तो अल्बानियाई लोगों की संख्या अधिक है कोसोवो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अधिकार क्या है? तो अधिकार हम लोग चैप्टर के ऊपर में ही समझे अधिकार को, तो एक बार फिर हम लोग समझ लेते हैं अधिकार को कि अधिकार किसको कहते हैं, अधिकार क्या है। तो अधिकार उसे कहते हैं जो हमें खुशी से बिना डर भय और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अधिकार वे हैं जो दूसरों के आदर और सम्मान करें, न कि उनके अधिकारों का हनन करें, उसे ही हम अधिकार कहते हैं। तो अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। यानी अधिकार अपने व्यक्ति, अपने लोगों से और अपने समाज से और अपनी सरकार से जो अधिकार मिलता है उसे ही हम अधिकार कहते हैं। तो भारतीय संविधान में अधिकार 3 प्रकार से प्राप्त होता है। हमारा भारतीय संविधान में अधिकार 3 प्रकार से हम लोग को मिलता है। एक मौलिक अधिकार हो गया, दूसरा कानूनी अधिकार हो गया, तीसरा राजनीतिक अधिकार हो गया। तो कानूनी अधिकार को अगर हम देखें तो कानूनी अधिकार में कानूनी अधिकार को सरकार बनाती है, जो जनता यानी समाज की भलाई के लिए जरूरी होती है। जो कानूनी अधिकार बनाती है सरकार द्वारा बनाया जाता है, जो समाज के भलाई के लिए होता है। और ऐसे अधिकार के लिए नागरिक न्यायालय में मुकदमा नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, बशर्ते कानून में मौलिक अधिकार को अगर हनन नहीं होता है। राजनीतिक मौलिक अधिकार जो सरकार द्वारा बनाई जाती है उसके विरोध में हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जब तक नहीं जा सकते जब तक कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन ना हो। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तभी हम उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं, अन्यथा न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है जब तक कि मौलिक अधिकार का हनन ना हो। और उसके बाद राजनीतिक अधिकार के बाद मौलिक अधिकार भी हमारे भारतीय संविधान में है। कानूनी अधिकार, तो भारतीय संविधान में नागरिकों को राजनीतिक अधिकार के रूप में मतदान करने का अधिकार दिया गया है, जो कि संविधान के द्वारा दिया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। और मौलिक अधिकार वैसा अधिकार जो कि मनुष्य के जीवन जीने के लिए बुनियादी अधिकार होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार 6 अधिकार हमें प्राप्त है भारत में। भारत के संविधान में 6 अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार को। तो 6 अधिकार में समता या समानता का अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये है अधिकार, इसे ही हम अधिकार कहेंगे। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु अभी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और उसको हटा करके संविधान के आर्टिकल 300A में यानी अनुच्छेद 300A में रखा गया है और इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है। कानूनी अधिकार के रूप में इसमें रखा गया है, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को 6 अधिकार प्राप्त है। 7 अधिकार से 1 अधिकार हट गया, संपत्ति के अधिकार को, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को 6 अधिकार प्राप्त है। अभी अभी हमने बताया समता या समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है समता और समानता का अधिकार को। स्वतंत्रता का अधिकार को आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। और उसके बाद अपराध के दोष सीधी हेतु उसको
उसके बाद शोषण, थर्ड में शोषण के विरुद्ध अधिकार को आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को आर्टिकल 29 से 30 में दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को 32 में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेष क्या है। तो भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है मौलिक अधिकार, जो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। अभी अभी हमने 6 मौलिक अधिकार को देखे, तो फिर से देख लेते हैं। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समता से या समानता का अधिकार में आर्टिकल जो 14 से 8 के बीच में दिया गया है, तो आर्टिकल 14 में दिया गया है कि विधि के समझ समानता, कानून के नज़र में सब बराबर है, यानी विधि के समझ सब बराबर है, एक समान है, कानून के समझ सब बराबर है। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है तो उसको दंड अवश्य मिलेगा। और आर्टिकल 15 में दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक है। आर्टिकल 16 में दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, आर्टिकल 18 के द्वारा उपाधियों को भी अंत कर दिया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 20 के बीच में दिया गया है, तो आर्टिकल 19 में है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, इसी के तहत आर्टिकल 19(1) के तहत प्रेस वाले लोग बोलते हैं, मीडिया वाले लोग, तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है। आर्टिकल 19(2) में शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, और सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। भारत में आजीविका रोजगार, यानी कि भारत में कहीं भी आप अपना रोजगार कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 20 में दिया गया है कि अपराध के दोष सीधे, अगर कोई अपराधी है, कोई अपराध करता है तो उसको दंड अवश्य मिलेगा। उसे उसी समय के कानून से दंड तो मिलेगा, लेकिन उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जिस समय का वह अपराध किया था। अगर कानून में कुछ परिवर्तन हुआ है तो उस कानून के तत्काल कानून के अनुसार सजा नहीं दी जाएगी, उसी समय के जिस समय का वह अपराध किया था, तत्काल कानून जो उस समय था उसी के अनुसार वहाँ उसको सजा दी जाएगी। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। एक अपराध के लिए 1 वर्ष सजा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 1 बार अपराध किया है तो उसको 1 बार ही सजा मिलेगा, उसको बार सजा एक अपराध के लिए नहीं दिया जाएगा। तो यह आर्टिकल में दिया गया है। अब है स्वतंत्रता के, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम लोग देख लिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कानून का राज किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी पद पे क्यों नहीं हो, ऊंचा पद पे हो या फिर नीचा पद पे क्यों नहीं हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग से भी क्यों नहीं हो, सभी का कानून के समान रूप से, सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा। इसी को हम कानून राज के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को, समानता का अधिकार का क्या मतलब है? तो समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरी का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना, और समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध हो, यानी योग्यता के अनुसार उसको काम करने का समान अवसर उपलब्ध हो। समानता का अधिकार का मतलब है, और समान व्यवहार करना, सभी को एक समान व्यवहार किया जाएगा सभी के साथ, तो इसी को हम समानता का अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है, क्यों? तो आर्टिकल 17 में दिया गया है कि छुआछूत को अंत कर दिया गया है। तो संविधान में
छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। इसलिए क्योंकि छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है, यानी कोई खास जाति को शरीर को छूने से नहीं है, बल्कि सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है, जिससे किसी विशेष जाति में जन्मे लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है अथवा उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इससे ही छुआछूत को दंडनीय अपराध, इसलिए इसको छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को किस तरह की स्वतंत्रता दी है? तो भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता दी है। जैसे पहला में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति संगठन और संघ बना सकता है। शांतिपूर्वक ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक ढंग से आप जमा हो सकते हैं। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश में आप कहीं भी आ जा सकते हैं तो उसकी स्वतंत्रता है। देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है, आप देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं, बस सकते हैं। कोई भी काम करने, धंधा चुनने अथवा पेशा करने की स्वतंत्रता है। हर नागरिक को ये स्वतंत्रता है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी धंधा चुन सकते हैं और कोई भी पेशा कर सकते हैं। तो इस तरह की स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता लिखिए। हमारा लोकतंत्र का जो बुनियादी विशेषता है उसको लिखिए। तो एक बुनियादी विशेषता अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमारे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या क्या शामिल है? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में जैसे बोलना हो गया, लिखना हो गया, कला में विभिन्न रूपों में व्यक्त करना हो गया, तो इसको ही अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलना, लिखना और कला या अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। कानूनी आधार होने पर सरकार का पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। इसके लिए उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ता है? अगर कानूनी आधार पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार करता है तो उसको किस किस नियमों का पालन करना पड़ता है? तो उसे कानूनी आधार पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार करता है तो उसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी या हिरासत में लेने के कारणों का बताना होगा कि किस कारण से आप उसको गिरफ्तारी लिए हैं या फिर हिरासत में लिए हैं, तो यह कारण बताना होगा। उसको कारण जानने का अधिकार है। दूसरा है कि गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। थर्ड में है कि ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको वकील से विचार विमर्श करने का और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संविधान ने खास तौर पर जिस 3 बुराइयों का जिक्र किया है और जिन्हें गैर कानूनी घोषित किया है बताइए। तो संविधान ने खास तौर पर जिस 3 बुराइयों का जिक्र किया है वह पहला है, संविधान मनुष्य जाति के वैध व्यक्ति का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिसके अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। इसको संविधान जो है इस चीज़ को कानून जो है संविधान
की बुराइयों का यह जिक्र किया है, या जो बुराइयां हैं संविधान ने जिक्र किया है। दूसरा है कि हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। संविधान में यह दिया गया है कि किसी से आप जबरदस्ती बेगारी नहीं कर सकते और ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। बेगार प्रथा को अंत कर दिया गया है। बेगारी प्रथा जो मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है, और जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूर या फिर बेगारी कहते हैं। तीसरा है संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खदान, रेलवे या किसी भी खतरनाक काम को नहीं करवा सकते। खदान, रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में नहीं उसको लगा सकते 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। तो ये है संविधान में, इसको संविधान में जिक्र किया गया है इन बुराइयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताइए। तो हमारा सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश तो हमारा भारत है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताने बोल रहा है। तो भारत, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म मान्यता नहीं दिया गया है, उसी को धर्मनिरपेक्ष शासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी होता है। तो देना भी नहीं है, न ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उनके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी कारण सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। यानी क्वेश्चन में आप पूछ रहा है कि किस प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब ही होता है कि किसी धर्म का पक्ष ना लेना, कोई भी धर्म का पक्ष ना लेना या उसे विशेष अधिकार, कोई भी धर्म का विशेष अधिकार ना देना। तो ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है, या अगर इस तरह से कोई व्यक्ति उस तरह जबरदस्ती उसे कर लेगा तो उसको सजा दे सकता है, उसके साथ भेदभाव करने पर भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म का धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने और उसे रख रखाव के लिए कर नहीं लेने के लिए व्यक्ति को कर नहीं देने के लिए व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अल्पसंख्यक को अपने किन हितों की संरक्षण की जरूरत होती है? तो अल्पसंख्यक को अपने भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है। भाषा, संस्कृति और धर्म। हमारे देश की न्यायपालिका किससे स्वतंत्र रखा गया? हमारे देश की न्यायपालिका को किससे स्वतंत्र रखा गया है? तो हमारे देश की न्यायपालिका को सरकार और संसद से स्वतंत्र रखा गया है। सरकार और संसद से हमारे देश की न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार लिखो। तो महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है चुनाव में वोट देने का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण है यह अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह चुनाव में वोट दे। जो 18 वर्ष का जो उम्र प्राप्त कर चुके हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग का हो, उनको वोट देने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 21। संविधान अल्पसंख्यकों किन किन अधिकारों को स्पष्ट करता है? तो संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। अल्पसंख्यक अपने संस्कृति और शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, तो यह अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यकों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहते हैं? तो हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग का अधिकार है, हमारे पास उन्हें लागू करने का उपाय है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के नागरिक को कौन कौन से नए अधिकार मिले हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के नागरिक को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं, जिसमें पहला है निजता का अधिकार। दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को मिला हुआ है अधिकार निजता का अधिकार। इसके अनुसार नागरिक और घरों की तलाशी नहीं की जा सकती है, उसके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता है। यह निजता का अधिकार दिया गया है। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार दिया गया है। तीसरा है पर्यावरण का अधिकार दिया गया है कि ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वस्थ या कुलक्षेम के प्रतिकूल ना हो, तो यह अधिकार पर्यावरण का अधिकार दिया गया है। स्वस्थ सेवाओं का अधिकार दिया गया है। पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। जितने भी अन्य अधिकार है उसको प्रभावी बनाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही है, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगर किसी को लगता है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वह सीधा वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है या फिर अपने राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारी अधिकारों की आत्मा कहा है, आत्मा और हृदय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस चैप्टर का अब नई क्वेश्चन है। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।